हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। शुरू करने से पहले बता दूं कि जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन में आता है ज़्यादातर पेपर में और लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से मैंने अटैम्प्ट किया हुआ है और इसमें हम सिंपल वर्ड्स में डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट ने क्या क्या किया कंट्री में इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन फैलाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या किया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1948 गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ प्रोग्रेसिव इंडस्ट्रियल पॉलिसी टू प्रमोट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए 1948 में गवर्नमेंट ने एक प्रोग्रेसिव इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लेके आए, अनाउंस किया। ठीक है, इन द interest of planned industrial development and regulation act was enforced in 1951। तो 1951 में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट पास किया गया। इंडस्ट्रियल पॉलिसी was amended many times, that is 1956, 1977, 1980 एंड 1991। तो टाइम टू टाइम इंडस्ट्रियल पॉलिसी को चेंज करते रहे ताकि वो सूटेबल हो जाए टुवर्ड्स द सिचुएशन इन द इकॉनमी। ठीक है, जो इकॉनमी में सिचुएशन या कंडीशंस चल रही हैं उसके हिसाब से उसके लिए सूटेबल बन जाए। तो टाइम टू टाइम इंडस्ट्रियल पॉलिसीज लाई गई। ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट गॉट अ फ्रेश फिलिप इन 1991 with the announcement of a liberalized इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन 1991। तो 1991 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी या इंडस्ट्रियल सेक्टर को एक और बूस्ट मिला। कैसे? जब हमने एलपीजी के रिफॉर्म्स डिस्कस किए। एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन है, उसके ऊपर अलग से मैंने एक चैप्टर अपलोड किया हुआ है, वो अलग से टॉपिक है, यहाँ पे उसको ज़्यादा डिस्कस करेंगे। तो ये जो चैप्टर है ये छोटा पड़ जाएगा। ठीक है, तो उस टॉपिक को मैं अलग से अपलोड करूँगा, मैंने ऑलरेडी उस पर वीडियोज़ बना ली हुई हैं। ठीक है, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी जो 2011 में आई एंड मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो 2014 में आया हैज़ गिवन अ फर्दर बूस्ट टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। तो ये सारी पॉलिसीज़ जो हैं गवर्नमेंट ने बनाई ताकि इंडस्ट्रियल सेक्टर को बूस्ट मिल सके। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुक द फॉलोइंग मेजर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज़। तो इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या किया वो फॉलोइंग पॉइंट्स में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आ जाता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज़। यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ आना था, रुको 2 मिनट। बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज़, सरकार ने बेसिक और हैवी इंडस्ट्रीज़ आज़ादी के बाद खुद बनाने का फैसला किया ताकि जो छोटे या जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके पास इतना पैसा नहीं था या वो लगाना नहीं चाहते थे। उनको लगता था कि भाई हम इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां क्यों खोले, रिस्क में क्यों ले अपने पैसे। तो सरकार ने बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज़ खुद ब खुद बनाई। तो फर्स्ट पॉइंट है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज़। ठीक है, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज़ वर ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट इन इंडिया। तो आज़ादी के टाइम पे तो बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज़ तो यहाँ थी नहीं, सारा सामान बाहर से मंगवाना पड़ता था। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दीज इंडस्ट्रीज़ रिक्वायर ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट और इन टाइप की इंडस्ट्रीज़ को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। बिकॉज ऑफ लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड प्राइवेट सेक्टर इज़ रिलक्टेंट टू मेक इन्वेस्टमेंट इन दैम। क्योंकि इनको बनाने में, इनको चलाने में और इनको प्रॉफिटेबल बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, इस वजह से प्राइवेट सेक्टर शाई फील कर रहा था कि मैं अपने पैसे क्यों लगाऊं। समझ की बात। इन परसुएंस ऑफ इट्स Industrial Policy 1956 government established many basic and heavy industries in the public sector। तो 1956 की पॉलिसी के हिसाब से सरकार जब चली तो सरकार ने काफ़ी बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज़ जो बनाई जिनको कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स भी कहा जाता है। ठीक है, फॉर इंस्टेंस लार्ज स्केल आयरन एंड स्टील प्लांट्स वर सेटअप विद फॉरेन कोलैबोरेशंस एट भिलाई मध्य प्रदेश, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल और रौरकेला उड़ीसा जिसको अब उड़ीसा भी कहा जाता है एंड बोकारो झारखंड इन द पब्लिक सेक्टर। तो बड़ी बड़ी आयरन एंड स्टील कंपनियां बनाई गई फॉरेन कोलैबोरेशंस के साथ। और कहाँ कहाँ पे बनाई गई वो मैंने लिखी है, आप नोट कर लेना। बिसाइड्स हैवी मशीन टूल्स जिसको HMT भी कहा जाता है। ठीक है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, हैवी इलेक्ट्रिक, heavy chemical fertilizers, petrol and petroleum product industries were also set up in public sector। तो सरकार ने हैवी इलेक्ट्रिकल जैसे BHEL वगैरह ये कंपनियां भी बनाई। ठीक है, हैवी केमिकल्स और हैवी इलेक्ट्रिकल और मशीन टूल्स, ये सारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी हमारे कंट्री के लिए वो सारी कंपनियां पब्लिक सेक्टर के अंडर ही बनाई। ठीक है, ऑल दिस हैड सॉल्यूटरी इफेक्ट इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां खोलने से काफ़ी तेज़ी से जो है इंटरनल इकोनॉमीज़ एंड इसको एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ भी कह सकते हो कि
काफ़ी फ़ायदा हुआ, ठीक है। इंटरनल इकोनॉमीज़ तो विद इन द कंपनी होती हैं, मैं एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ इसको कहूँगा। एक्सटर्नल फैक्टर्स काफ़ी पॉजिटिव हो गए, क्योंकि अगर ये रॉ मटेरियल वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सरकार खुद बनाएगी तो बाकी कंपनियों को तो एनकरेजमेंट ही मिलेगी ना, ठीक है। तो वहाँ पे इंटरनल इकोनॉमीज़ वाला पार्ट नहीं लगना, एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ वाला पार्ट लगेगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आ जाता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज़। सरकार ने बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज़ तो खोली और कई टाइप की नई इंडस्ट्रीज़ भी खोली। कैसे? सेवरल इंडस्ट्रीज़ वर इस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट in public and joint sectors, that is pharmaceuticals, telephone, railway engines, टीवीज एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो नई नई टाइप की इंडस्ट्रीज भी खोली जो इंडिया में पहले बिल्कुल भी ना के बराबर थी, जैसे टेलीफोन, रेलवे सॉरी इंजन्स, कार की कंपनी खोली और टीवी सेट्स वगैरह वगैरह। Establishment of new industries in the private sector was also encouraged। तो प्राइवेट सेक्टर को भी थोड़ा बहुत एनकरेज किया गया कि भाई तुम भी थोड़ा बहुत खोल लो, ठीक है। और प्राइवेट कंपनियां भी आई, वो कौन कैसे कैसे आई वो आगे डिस्कस करेंगे। मगर 1991 के बाद बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर को काफ़ी जोर मिला और पब्लिक सेक्टर कॉन्ट्रैक्शन में चला गया, ठीक है। बिसाइड्स इंजीनियरिंग गुड्स इंडस्ट्रीज, कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज वर ऑल्सो एनकरेज्ड। तो ये इन टाइप की इंडस्ट्रीज को भी एनकरेजमेंट मिली। सेटिंग अप these industries has facilitated balanced industrial growth। तो इन टाइप की नई नई इंडस्ट्रीज खोल के बैलेंस्ड इंडस्ट्रियल ग्रोथ को सरकार अचीव या अटेन कर पाई। तो पहला पॉइंट आ जाता था कि सरकार ने बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज खोली और दूसरा कई नई टाइप की इंडस्ट्रीज खोली जो पहले कंट्री में नहीं थी। थर्ड पॉइंट आ जाता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो लोन्स वगैरह दे सकें और फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकें इंडस्ट्रियल सेक्टर को। विद द व्यू टू प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल फैसिलिटीज टू इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड मेनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। कौन कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सरकार ने खोले? दे आर इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस खोले ताकि सरकार फाइनेंस प्रोवाइड कर सके इंडस्ट्रियल सेक्टर को सस्ते रेट पे, ठीक है। दीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मेक अवेलेबल टू इंडस्ट्रीज शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन्स एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये सारे इंस्टीट्यूशंस लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे छोटे टाइम के लिए लोन चाहिए या मीडियम टाइम के लिए, मिडिल टाइम के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए लोन चाहिए, उसको सस्ते रेटों पे दे देते थे इंडस्ट्रियल्स को। क्यों? ताकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो। These loans have been instrumental in effecting rapid industrial development in India। तो इन लोन्स की वजह से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से बढ़ी, क्योंकि लोन्स अवेलेबल होंगे तो हर कोई कंपनी खोलने की तो करेगा ही। इन 2020-2021 ऑल इंडियन financial institutions provided financial facilities amounting to 2,22,164 करोड़। तो 2.25 लाख रुपया तकरीबन इन्होंने लोन्स में दे दिया इंडस्ट्रीज को, ठीक है। द अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग क्रेडिट ऑन बैंक्स टू वेरियस इंडस्ट्रियल यूनिट्स एज ऑन 26 मार्च 2020 वॉज 29,18,028 करोड़। तो अभी तक ये 2021 में आउटस्टैंडिंग था, लेटेस्ट डाटा के हिसाब से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इस पॉइंट में हमने डिस्कस किया कि गवर्नमेंट ने या सरकार ने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन खोले जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसको सस्ते में लोन्स वगैरह प्रोवाइड कराते हैं, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुई कंट्री में, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आ जाता है फैसिलिटीज़ ऑफ फॉरेन कैपिटल। सरकार ने फॉरेन कैपिटल की फैसिलिटीज़ दी, सरकार ने जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी वो खोल दी ताकि बाहर से आके भी हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट्स हो सकें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट हैज़ adopted liberal economic policy to facilitate foreign capital investment। तो हमने अपनी जो फॉरेन पॉलिसी थी उसको लिबरल कर लिया ताकि बाहर से कंपनियां आके भी अपने या गवर्नमेंट्स या बाहर का पैसा भी हमारी इकोनॉमी में आ सके, ठीक है। आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज इन भिलई, दुर्गापुर, रूरकेला एंड बोकारो in the public sector have been established in collaboration with the foreign capital। तो ये जो आयरन एंड स्टील कंपनियां जो मैंने बताई फलां एरिया में खुली हुई हैं, ये हमने फॉरेन कैपिटल की मदद से ही खोली थी। इन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 इन्वेस्टमेंट ऑफ फॉरेन कैपिटल हैज़ बीन एनकरेज्ड। तो 1991 के बाद जो फॉरेन कैपिटल है या फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको एनकरेज किया गया, ठीक है। गवर्नमेंट हैज़ अपॉइंटेड फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल टू प्रमोट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो सरकार ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल बनाया जो कि देखेगा कि कहाँ कहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए और उनको प्रमोट करने के लिए स्टेप्स लेगा। फ्रॉम अप्रैल 2000 टू सितंबर 2001 द टोटल अमाउंट ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो इन इंडिया अमाउंटेड टू 34 लाख
4,409 करोड़। तो ये 2021 का डाटा, आप लेटेस्ट डाटा इसमें ऐड कर सकते हो। सेटिंग अप ऑफ मैनी हाईटेक इंडस्ट्रीज हैज़ बिकम पॉसिबल विद फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो जो हाईफाई टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करती हैं कंपनियां, वो विदाउट फॉरेन कोलैबोरेशन या फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉसिबल ही नहीं था। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की वजह से ही हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो हाईटेक हो गई। फिफ्थ पॉइंट आ जाता है फैसिलिटीज़ ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजिकल एग्रीमेंट्स। तो गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट किया कि अगर कोई कंपनी फॉरेन टेक्नोलॉजिकल एग्रीमेंट्स या फॉरेनर्स के साथ कोई टेक्निकल एग्रीमेंट्स या टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र एग्रीमेंट्स करना चाहती है तो वो कर सकती है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ सैंक्शनड मैनी फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स फॉर द इम्पोर्ट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी फ्रॉम अब्रॉड फॉर द सेक ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज़। तो वही बात इंग्लिश में लिख ली कि गवर्नमेंट ने सैंक्शन किए फॉरेन टेक्नोलॉजिकल एग्रीमेंट्स के, बाहर से इतनी इतनी मशीनें आएंगी, ऐसा ऐसा आएगा, फॉरेन की टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपने इंडस्ट्री को डेवलप करने की कोशिश की। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ दीज एग्रीमेंट्स, इंडियन इंडस्ट्रीज में मेक पेमेंट to foreign companies in foreign currency for the import of sophisticated technology either in the form of royalty और एज वन टाइम पेमेंट। तो इसके अंदर जो यहाँ पे इंडस्ट्रीज थी इंडिया में, उनके साथ ये फैसला किया गया कि भाई अगर तुमने फॉरेन की टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है तो या तो वन टाइम पेमेंट दे दो जो आपको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाई जा रहा है, या फिर आप उसको आस्ता आस्ता करके मतलब रॉयल्टी प्रोवाइड कराते रहो कि हर साल जितनी भी आपकी सेल हुई उसकी कुछ प्रॉफिट का परसेंटेज कुछ दे दो, उनको रॉयल्टी वगैरह दे दो, ठीक है। Government of India allows them to make payment in foreign currencies under technological agreements। तो जब भी आप फॉरेन टेक्नोलॉजी बाहर से खरीदते हो या बाहर से यूज़ करने की परमिशन लेते हो तो इंडस्ट्रीज़ को खुली छूट दी गई कि तुम फॉरेन करेंसी में बाहर पे कर सकते हो। एज अ रिजल्ट ऑफ दीज एग्रीमेंट्स, इंडियन इंडस्ट्रीज विल बी इन अ पोजिशन टू गेट मॉडर्न प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी एट रिलेटिवली लेस कॉस्ट। तो इन एग्रीमेंट्स की वजह से बाहर से टेक्नोलॉजी को इम्पोर्ट किया गया और सस्ते लेवल पे टेक्नोलॉजी जो है इंडस्ट्रीज़ को पड़ी। तो बाहर से जब डायरेक्ट कंट्रोल करेंगे, कोई बिचौलिया नहीं होगा और जो कंपनीज़ हैं वो डायरेक्टली फॉरेन करेंसी में पे कर सकती हैं तो उनको सस्ता पड़ेगा। तो इस वजह से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुई, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है फैसिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बिजली तो सरकार ही प्रोवाइड कर रही थी ना शुरू में, अब थोड़ी बहुत प्राइवेट कर दी है, मगर पहले तो सरकार के कंट्रोल में थी। To increase generation of power for the benefit of industrial development, several measures have been taken by the government। तो गवर्नमेंट ने कई मेजर्स लिए जिससे कि पावर जो है ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट कर सके। तो क्योंकि जनरेशन ऑफ पावर ज़्यादा हो गई तो उसकी वजह से इंडस्ट्रीज़ को भी पावर मिलेगी ताकि वो अच्छे से सस्ते से काम कर सके। अगर सोर्स ऑफ पावर महंगा होगा तो कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाएगी और प्रॉफिटेबिलिटी गिर जाएगी। नंबर ऑफ मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स लाइक भाखड़ा नंगल डैम, ठीक है, या दामोदर वैली, महानदी वैली, पोंग डैम, तेहरी डैम एट्सेट्रा हैव बीन लॉन्च। तो कई जो डैम्स वगैरह हैं वो प्रोजेक्ट्स वगैरह लॉन्च किए गए ताकि सस्ती बिजली बनाई जा सके, ठीक है। मैनी थर्मल पावर एंड एटॉमिक स्टेशंस हैव बीन सेटअप। तो थर्मल पावर स्टेशंस और एटॉमिक पावर स्टेशंस भी सेटअप किए गए। इन 1951 power generation was barely 5.1 billion kilowatt. In 2019-2020 it increased to 1384 बिलियन किलोवाट। तो 1951 का डाटा दिया हुआ है और 2019 और 2020 का डाटा दिया हुआ है, तो आप देखो कितने गुना जो है हमारी जो एनर्जी की प्रोडक्शन है वो बढ़ गई। दस द पावर जनरेशन कैपेसिटी हैज़ इंक्रीज्ड बाय 271 टाइम्स विद द इंक्रीज इन द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री हैज़ बीन पॉसिबल। तो जब बिजली इतने गुना ज़्यादा बनेगी तो वही बिजली को यूज़ करके तो हम इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, तो इंडस्ट्री में काम भी अच्छा होगा। समझ गए बात। तो इस पॉइंट में ये बताया कि सरकार ने बिजली को कई गुना ज़्यादा बनाने में हेल्प की, जिसकी वजह से जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो डेवलप हो सका, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में हम डिस्कस करते हैं फैसिलिटीज़ ऑफ ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन। सरकार ने ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन को इनकरेज किया जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर और ज़्यादा तेज़ी से डेवलप हुआ। डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइक रोड्स, रेलवेज, वाटरवेज, एयरवेज हैज़ largely facilitated the movement of raw material to industries and finished goods to markets and ports। तो ये सारा का सारा जो ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम है, जैसे रेलवेज़ होगी, रोडवेज़ होगी, वाटरवेज़ हो गए, एयरवेज़ हो गए, ये सरकार ने डेवलप किया ताकि इन सारे रूट्स के थ्रू, इन सारे
ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन के थ्रू रॉ मटेरियल कंपनी में आसानी से आ सके और जो भी कंपनियां सामान बनाती हैं वो उनकी मार्केट्स तक पहुंचाया जा सके। एज अ रिजल्ट स्कोप ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज हैज़ इंक्रीज्ड मैनी फोल्ड। तो कंपनियों में भी डिसेंट्रलाइजेशन होने लगी, सारा का सारा माल एक ही कंपनी में नहीं बनता क्योंकि सामान को ले जाना लाना आसान हो गया। तो डिसेंट्रलाइजेशन होगी, छोटे छोटे काम के लिए दूसरी इंडस्ट्रीज़ खोल ली गई जो स्पेयर पार्ट्स टाइप की हैं, उनसे सामान मंगवा लिया जाएगा और हम फिटिंग फुटिंग करके भेज देंगे, इस टाइप का काम। लाइकवाइज एक्सपेंशन ऑफ फैसिलिटीज़ ऑफ कम्युनिकेशन लाइक टेलीफोन, पोस्ट, टेलीग्राफ, फैक्स, मोबाइल फोन्स, ईमेल एट्सेट्रा हैज़ इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी ऑफ द इंडस्ट्रीज अ लॉट। तो ये जो कम्युनिकेशन का सिस्टम है जैसे टेलीफोन, टेलीग्राफ, ये वो ईमेल, मोबाइल फ़ोन्स, ये सारे आने से जो कम्युनिकेशन है वो इतनी फास्ट होगी कि जो कंपनीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उनमें एफिशिएंसी और ज़्यादा बढ़ गई। इट हैज़ बिकम पॉसिबल टू इस्टेब्लिश इंडस्ट्रीज़ इन द बैकवर्ड रीजन्स ऑफ द कंट्री। तो इनकी वजह से जो ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन अच्छा हुआ, अब हम बैकवर्ड रीजन्स में भी जाके इंडस्ट्रीज़ खोल सकते हैं। इन 1951 रोड्स मेजर्ड वर 1.57 लाख किलोमीटर्स। तो उस टाइम पे 1.57 लाख किलोमीटर्स होती थी। इन 2018-2019 इंडिया हैज़ बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट road networks in the world with the total length of the road of about 63.83 लाख किलोमीटर्स। तो 1951 का डाटा दे दिया और जो लेटेस्ट डाटा आपने वो दे दिया जो दिखाए कि भाई इतने इतने गुना रोड ट्रांसपोर्ट बढ़ गया है। लेंथ ऑफ द रेल लाइंस हैज़ इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। तो रेलवे लाइंस भी बहुत ज़्यादा हो गई हैं। इन रिसेंट ईयर्स देयर हैज़ बीन ट्रिमेंडस ग्रोथ इन द एयर ट्रांसपोर्ट ऑल्सो। तो एयर ट्रांसपोर्ट में भी, तो बेसिकली इस पॉइंट पे आपने लिखना है कि सरकार ने अपना जो ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम है वो बहुत अच्छा कर दिया, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर और ज़्यादा डेवलप हो गया। ठीक है, थोड़ा बहुत डाटा लिखना ज़रूरी होता है इंडियन इकोनॉमी में, वो आप लिख लेना। 8th पॉइंट आ जाता है फैसिलिटीज़ ऑफ इन्वेंशंस एंड टेक्निकल डेवलपमेंट। तो गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो टेकन स्टेप्स टू एक्सपैंड द फैसिलिटीज़ ऑफ इन्वेंशंस एंड टेक्निकल डेवलपमेंट। तो इन्वेंशंस के लिए और टेक्निकल डेवलपमेंट के लिए सरकार ने जो इनोवेटर्स हैं उनको एनकरेज किया। इन 1983 गवर्नमेंट इशूड टेक्नोलॉजी पॉलिसी स्टेटमेंट। इट्स एम इज़ टू डेवलप इंडिजिनस टेक्नोलॉजी एंड टू मेक ऑप्टिमम यूज़ ऑफ इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजी। तो सरकार ने 1983 में टेक्नोलॉजी पॉलिसी स्टेटमेंट जो है वो इशू कर दी। उसके अंदर सरकार ने कहा कि हम जो इंडिजिनस जो डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी है उसको एनकरेज करेंगे, उसको डेवलप करने की कोशिश करेंगे और फुलर यूटिलाइजेशन करेंगे जो भी हमने बाहर से टेक्नोलॉजी इंपोर्ट की है उसको। ठीक है, जैसे बाहर से मशीनें मंगानी है और विद इन द कंट्री भी कोई मशीनें या टेक्नोलॉजी को बनाने की कोशिश करनी है, सिंपल वर्ड्स में। डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर द इन्वेंशंस एंड टेक्निकल डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज़। तो सरकार ने डिपार्टमेंट खोला जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो फैसिलिटेट करेगी इन्वेंशंस एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को एनकरेज करेगी। ठीक है, द डिपार्टमेंट हैज़ एस्टैब्लिश्ड अ चेन ऑफ नेशनल लेबॉर्ट्रीज एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स। तो ये जो डिपार्टमेंट था इसने एनकरेज किया कि नेशनल लेबॉर्ट्रीज बने और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को एनकरेज किया अमंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, अब इसमें क्या आ जाता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट्स हैव बीन सैंक्शनड टू इंडस्ट्रीज एट लोकल लेवल। तो लोकल लेवल पे ये सारा का सारा काम जो सरकार ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये काम करने की कोशिश की। ठीक है, दीज एंजॉय एग्जम्पशंस फ्रॉम इनकम टैक्स एंड अदर टैक्सेस। तो इसको इनकम टैक्स और अदर टैक्सेस में जो है एग्जम्पशंस मिली। ठीक है, फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड नेशनल अवार्ड्स आर गिवन फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड एक्टिविटीज़। तो सिंपल वर्ड्स में फाइनेंशियल अवार्ड्स दिए गए और फाइनेंशियल तरीके से काम करने की इसको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी गई। फाइनेंशियल असिस्टेंस हो गया कि हमारी क्या कहते हैं जो है इंस्टीट्यूशंस खोले गए, उन इंस्टीट्यूशंस के अंडर ये सारा का सारा काम किया जाएगा। ठीक है, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में सरकार जो है रिवॉर्ड प्रोवाइड कराएगी या फिर सरकार इंसेंटिव्स देगी ये सारे काम करने के लिए। ठीक है, स्पेशल इंसेंटिव्स आर गिवन फॉर इन्वेंशंस के लिए स्पेशल जो है स्पेशल इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। ठीक है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जो करता है उसके लिए भी स्पेशल इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। ठीक है, इन 1996 गवर्नमेंट सेटअप टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बोर्ड। तो सरकार ने टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट या टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड खोला। ठीक है, और इट प्रोवाइड सब्सिडीज़ टू इंडस्ट्रियल यूनिट्स फॉर डेवलपिंग इंडिजिनस टेक्नोलॉजी। तो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए भी ये सारा काम किया गया। फर्दर देयर आर रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स इन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग सपोर्टिंग रिसर्च
इन देयर रिस्पेक्टिव सेंटर्स। तो रिस्पेक्टिव सेंटर्स के हिसाब से सरकार ने कई सेंटर्स रिसर्च के लिए जो है खोले और उसमें सरकार ने फंडिंग की और उनको सपोर्ट किया रिसर्च को। सिंपल वर्ड्स में इस पॉइंट में ये बताने की कोशिश की जा रही है कि सरकार ने इन्वेंशंस और इनोवेटर्स और टेक्निकल डेवलपमेंट के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की, पैसे की, और जो भी सपोर्ट चाहिए होती है वो इनोवेटर्स या इन्वेंशंस करने वालों को प्रोवाइड की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है फैसिलिटेट्स टू रिहैबिलिटेट सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स। तो जो भी सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स थे उनको रिहैबिलिटेट करने की कोशिश की और वो जो लॉस मेकिंग जो यूनिट्स थे उनको हेल्प करने की कोशिश की ताकि वो अपने पैरों पे दोबारा से खड़े हो सकें। ठीक है, तो गवर्नमेंट हैज़ बीन मेकिंग परसिस्टेंट एफर्ट्स टू रिहैबिलिटेट सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स। तो जो कंपनियां लॉसेस पे चल रही हैं उनको फिर से अपने पैरों पे खड़े करने के लिए सरकार ने सस्ते रेटों पे लोन्स वगैरह दिए। फॉर दिस पर्पस इट हैज़ सेट अप इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया। तो इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया खोला गया। इट अरेंजेस फॉर द रिहैबिलिटेशन ऑफ सिक यूनिट्स। तो रिहैबिलिटेशन जो सिक यूनिट्स हैं उनको फिर से रिहैबिलिटेट करने के लिए ये सारे के सारे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाता है ये बैंक। ठीक है, उसके बाद टू सेव द सिक यूनिट्स फ्रॉम क्लोजर एंड टू कीप देम रनिंग गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो टेकन ओवर मैनी सिक यूनिट्स। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जो भी सिक यूनिट्स हैं उनको खुद को कंट्रोल कर लिया। वो कंपनियां जो लॉस पे चल रही थी उनको खुद खरीद लिया ताकि जॉब लॉसेस वगैरह ना हो। ठीक है, नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड टू रिहैबिलिटेट 124 सिक टेक्सटाइल यूनिट्स। तो जो टेक्सटाइल कंपनीज लॉस पे चल रही थी, तकरीबन 124 लॉस मेकिंग कंपनीज थी, उनको सरकार ने नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन बनाई और उसके अंडर कर लिया ताकि इनको रिहैबिलिटेट किया जा सके। इन 1987 Board for Industrial and Financial Reconstruction was set up in order to solve the problem of rehabilitation of sick units। तो 1987 में बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल जो रिकंस्ट्रक्शन है वो बनाया गया ताकि जो सिक यूनिट्स है, लॉस मेकिंग कंपनीज हैं, इनको फिर से रिहैबिलिटेट किया जा सके। ठीक है, कमर्शियल बैंक्स ऑल्सो प्रोवाइड गाइडेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ रिहैबिलिटेशन ऑफ सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स। तो कमर्शियल बैंक्स भी जो है गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे कि जो लॉस मेकिंग कंपनियां ये अपना लॉस कैसे ख़त्म कर सकती हैं। ठीक है, 10th पॉइंट आ जाता है फैसिलिटेट्स फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ बैकवर्ड एरियाज़। तो सरकार ने ऐसी फैसिलिटीज़ दी कि बैकवर्ड एरियाज़ में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन आए, वहाँ के लोगों को भी जॉब्स मिले, वहाँ के इलाके भी डेवलप हों। स्पेशल फैसिलिटीज़ हैव बीन ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियली बैकवर्ड रीजन्स। इनमें क्या किया जाता है, steps are taken by the government in this direction are: A, public sector enterprises have mostly been set up in backward areas like Bihar, Odisha, हमारे टाइम पे उड़ीसा कहते थे, अब ओडिशा कहते हैं, मध्य प्रदेश एट्सेट्रा। और बी, इंडस्ट्रियल इस्टेट्स एंड फोकल पॉइंट्स हैव बीन एस्टैब्लिश इन बैकवर्ड एरियाज़। तो सिंपल वर्ड्स में सरकार ने बैकवर्ड एरियाज़ में कई स्टेप्स लिए, सस्ते में लोन दिए, टैक्स माफ़ कर दिया और ज़मीनें सस्ते में दे दी ताकि उन जगहों पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सके। हेयर इंडस्ट्रियल यूनिट्स आर प्रोवाइडेड लैंड, शेड्स, पावर, ट्रांसपोर्ट एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये फैसिलिटीज़ दी गई। सी पॉइंट इसमें आ जाता है इंडस्ट्रीज सेटअप इन बैकवर्ड एरियाज़ ऑल्सो गेट सब्सिडीज। सरकार ने सब्सिडीज़ दी। इंडस्ट्रीज सेटअप इन बैकवर्ड एरियाज़ आर ऑल्सो ग्रांटेड एग्जम्पशंस फ्रॉम GST, इनकम टैक्स एंड कस्टम ड्यूटीज़ फॉर सम ईयर्स। तो सरकार कहती थी भाई खोल लो, तुम जब खोलोगे तो इतने इतने साल के लिए तुम्हारा टैक्स माफ़। ठीक है, इम्पोर्ट लाइसेंसेज आर इशूड फॉर इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड मशीन्स ऑन प्रायोरिटी बेसिस। अगर बैकवर्ड एरियाज़ में कोई कंपनियां खुलती थी तो उनके लिए इंपोर्ट लाइसेंसेस के वो बाहर से इंपोर्ट करा सकें सामान, टेक्नोलॉजी वगैरह, रॉ मटेरियल वगैरह, उनके लिए इंपोर्ट लाइसेंसेस आसानी से बन जाते थे। कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी एंड कंसेशंस ऑन पावर टैरिफ्स आर ऑल्सो मेड अवेलेबल। बिजली सस्ती में दी गई, इन्वेस्टमेंट पे सब्सिडी दी गई। एंड इंडस्ट्रीज इन बैकवर्ड एरियाज़ गेट काउंसलिंग ऑन टेक्नोलॉजिकल, मैनेजरियल एंड सेल्स मैटर। तो उनको फ्री में काउंसलिंग भी दी गई, लोन्स भी सस्ते रेटों पे दिए गए। तो सारे काम सरकार ने किए जिसकी वजह से जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं वहाँ पे एनकरेजमेंट मिले। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ को। नेक्स्ट आ जाता है स्पेशल फैसिलिटीज़ टू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स। तो जो एक्सपोर्ट करती हैं कंपनियाँ उनको स्पेशल एम्फेसाइज किया गया, स्पेशल फैसिलिटीज़ दी गई क्योंकि वो बाहर सामान बेचेंगी जाके तभी तो डॉलर आएंगे ना। गवर्नमेंट हैज़ ऑफर्ड स्पेशल फैसिलिटीज़ टू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, जिसको EOU भी कहा जाता है, टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स, ताकि एक्सपोर्ट्स बढ़े। इंडिया की बैलेंस ऑफ पेमेंट तो वैसे भी नेगेटिव चल रही है, आपको पता है। टू डेवलप these units, export processing zones have been created in different parts of the country, that is Kandla गुजरात में, एंड सेंटा क्रूज महाराष्ट्र में, एंड फाल्टा वेस्ट बंगाल में, एंड नोएडा
उत्तर प्रदेश में, कोचीन केरला में, एंड चेन्नई तमिलनाडु में, एंड विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो इन जगहों पे एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स खोले गए, जिनकी मदद से यहाँ पे एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज खुलेंगी जो कि अपना सारा माल बाहर बेचेंगी और डॉलर कमाएंगी। अंडर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स SEZ जिसको कहा जाता है हैव बीन प्रमोटेड। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी खोले गए जहाँ पे एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज आके काम करेंगी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज जोन्स इज टू प्रोवाइड कॉम्पिटिटिव इंटरनेशनल एनवायरनमेंट टू एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज। तो यहाँ की कंपनीज तो खुलेंगी, बाहर से कंपनियाँ आके भी यहाँ एक्सपोर्ट यूनिट खोल सकती हैं ताकि वो बाहर सामान बेचें जाके अपना। द मेजर शेयर ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ दीज यूनिट्स इज एक्सपोर्टेड। तो ज़्यादातर माल इनका बाहर ही चला जाता है, मतलब एक्सपोर्ट हो जाता है। वेरियस काइंड्स ऑफ फैसिलिटीज़ आर गिवन टू एनेबल देम टू कम्पीट इन फॉरेन मार्केट्स। तो फॉरेन मार्केट्स में कम्पीट करने के लिए जो हमारे लोकल जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा सरकार ने फैसिलिटीज़ दी। नेक्स्ट आ जाता है फैसिलिटी फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स। तो ISI मार्क, ये मार्क, वो मार्क, इस टाइप के जो है मार्क्स वगैरह, एग मार्क वगैरह दिए गए ताकि जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो अच्छी हो सके और बाहर हमारा माल फॉरेन कंट्रीज़ में जाके और विद इन द कंट्री भी अच्छे रेटों पे बिक सके। इन 1947 ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स वाज सेट अप टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स एंड टू इफेक्ट देयर स्टैंडर्डाइजेशन। तो हर एक माल स्टैंडर्डाइज तरीके से बने, उसको स्टैंडर्डाइज बनाने के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स को लॉन्च किया गया। ठीक है, दिस ब्यूरो सेट्स स्टैंडर्ड्स फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बोथ एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। तो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे ये स्टैंडर्ड सेट करेगा, उसी के हिसाब से इंडस्ट्रीज़ को वो सामान बनाना पड़ेगा। इंडस्ट्रीज़ हुज प्रोडक्ट्स कन्फर्म टू द स्टैंडर्ड सेट बाय द ब्यूरो आर अलाउड टू यूज़ ISI मार्क ऑन देयर प्रोडक्ट्स। तो जो भी उस स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं उन कंपनियों को ISI मार्क दे दिया गया, वो यूज़ कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट ISI मार्क्ड है। ठीक है, द ब्यूरो प्रमोट्स क्वालिटी कंट्रोल। तो ये जो ब्यूरो सरकार ने बनाया था ये क्वालिटी कंट्रोल करने की कोशिश करता है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री की फील्ड में कौन सा सामान कैसे बनेगा, किस तरीके से बनेगा और उसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या होगी उसको बताता है। ठीक है, ISI मार्क्ड गुड्स एंजॉय रेपुटेशन इन द मार्केट एंड द कस्टमर्स गिव प्रेफरेंस टू देम। तो अगर ISI मार्क होगा तभी लोग खरीदेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सामान और लोगों का कॉन्फिडेंस होगा क्योंकि सरकार ने उसको चेक किया हुआ कि ये माल स्टैंडर्डाइज्ड है। To maintain quality control, this bureau also imparts training to industrial workers। तो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हों या इंडस्ट्रीज़ हों, मैनेजमेंट लेवल पे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती थी कि ऐसे ऐसे माल बनाओ, इस क्वालिटी का सामान बनाओ। एज अ रिजल्ट क्वालिटी ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स इंप्रूव। तो क्वालिटी तो इंप्रूव होनी थी। टू प्रमोट क्वालिटी गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग डिफरेंट इंसेंटिव्स टू इंडस्ट्रीज फॉर टेकिंग क्वालिटी सर्टिफिकेशंस फ्रॉम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस। तो ISO मार्क, ये मार्क, वो मार्क, इस टाइप के सरकार ने स्टैंडर्ड्स बनाए और इस टाइप के जो है स्टैंडर्ड्स तय किए, उसी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से सामान बनेगा और लोग भी ख़रीदना चाहते हैं जब उन प्रोडक्ट्स के ऊपर कोई सरकार की अथॉरिटी का मार्क होता है। जैसे सोने पे भी मार्क होता है तो लोग वही खरीदना चाहेंगे ना, क्योंकि एक प्रॉपर स्टैंडर्ड होता है। 13 पॉइंट आ जाता है डेवलपिंग दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो दिल्ली टू मुंबई जो है रोड अच्छी बना दो, एक रेलवे लाइन अच्छी कर दो ताकि जो बिग सिटीज़ हैं उनके बीच में जो ट्रेड है वो अच्छे तरीके से हो सके और सामान भी इधर उधर जा सके। ठीक है, गवर्नमेंट इज़ डेवलपिंग DMIC अलॉन्ग विद वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर फॉर दादरी हरियाणा टू जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र। तो बेसिकली हरियाणा जो है और जो महाराष्ट्र है उसके बीच में जो ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन है उसको और अच्छा करने के लिए उसको एक कॉरिडोर की तरह डेवलप किया जा रहा है। इट विल कवर 1483 किलोमीटर डिस्टेंस एंड मास्टर प्लान हैज़ विजन ऑफ डेवलपिंग 24 मैन्युफैक्चरिंग सिटीज़ अलॉन्ग विद द कॉरिडोर। तो कॉरिडोर के साथ 24 सिटीज़ जो लगती हैं उनको भी मैन्युफैक्चरिंग सिटीज़ के तौर पे डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। इट एम्स टू सेट अप quality infrastructure in manufacturing cities to make them global industrial destinations। तो उन cities को भी और इंफ्रास्ट्रक्चरली डेवलप किया जाएगा ताकि वहाँ पे भी जो है इंडस्ट्रियल डेस्टिनेशन, मतलब नई नई कंपनियाँ आएँ वहाँ पे पैसे लगाएं, सिंपल वर्ड्स में। द प्रोजेक्ट एम्स to triple industrial output in 9 years and double the industrial employment potential in 7 years। तो मेन एम तो यही है कि भाई तकरीबन अगले 9 साल में जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है, प्रोडक्शन है, वो जो है वो ट्रिपल 3 गुना कर देंगे और जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी कई गुना बढ़ा देंगे। ठीक है, दिस प्रोजेक्ट इज़ बीइंग डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ जापान के साथ कोलैबोरेशन में ये काम किया जा रहा है। इट एक्सटेंड्स ओवर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश,
गुजरात, महाराष्ट्र एंड दमन एंड दीव। तो इन सारों को बीच में लेके चल रहे हैं ताकि ये सारे इलाके भी डेवलप हो जाए। ऑलरेडी डेवलप हैं तो और ज़्यादा डेवलप हो जाएं। यहाँ से रोड्स वगैरह निकालने की या रेलवे लाइंस या जो बुलेट ट्रेन्स वगैरह उनके लिए कोशिशें चल रही हैं। 3 more industrial corridors connecting Chennai and Bengaluru and Mumbai, Amritsar and Kolkata are under प्रेपरेटरी स्टेज। तो और ज़्यादा जो है कॉरिडोर्स भी बनाए जा रहे हैं ताकि ओवरऑल इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप कर सके, उनको ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत ना हो। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो हमें ये बताते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या किया हमारे कंट्री में इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडिया में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।